नमस्कार सभी को। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे न्यूमेरिकल फैराडे लॉ पर आधारित, जिसमें लगभग 12 सवाल जो है बना के दिए। वहाँ पर हर टाइप का सवाल बनाने का प्रयास किए। अब आप लोग से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक सवाल को और भी टच करें और उसके बाद जो भी परेशानी हो उसको फिर एक बार पूछ लें। तत्कालिक हम लोग इंतजार तो नहीं कर सकते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट खत्म हुआ, जो हम बोले थे इसको 3 पार्ट में बांट के देखेंगे। एक पार्ट फैराडे लॉ से रिलेटेड था, अब दूसरा है कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस वगैरह सबसे, जो कोलरास्ट के लॉ से खत्म होगा। और तीसरा फिर जाकर के जो होगा गैल्वेनिक सेल और नॉर्स्ट इक्वेशन, उसको तीसरे पार्ट में अलग से देखेंगे। तो तत्कालिक हम लोग अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही भी हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक कुछ अब चेंज हो रहा है। फैराडे लॉ से रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से काम खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा भी कुछ बात होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेसिस्टेंस, तो दैट character of any conductor by which it opposes passing of electric current through it is called resistance। कहता है कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी जो कंडक्टर सब्सटेंस है, चालक सब्सटेंस है, चालक पदार्थ है, उसका वह गुण जिस गुण के सहायता से उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वो अपोज करता हो, विरोध करता हो, अर्थात वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर के पास नहीं हो, तो उसको जाकर के हम लोग क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। वैसे कैरेक्टर को कहेंगे रेसिस्टेंस, या हिंदी में प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध क्या करता है कि जैसे मान लीजिए इधर से करंट पास हो रहा है इससे होकर के, तो इसका एक अंदर का गुण है, अंदर का कैरेक्टर है, जो उसको अपोज करता है कि नहीं, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। It is denoted by capital R, unit of resistance, ohm। सिंबल इसका ये है। तो ओम इसका यूनिट है, 5 ओम, 10 ओम जो भी है। बाकी आप इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको फिजिक्स में। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तब वहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है आपको। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखना है, ग्रुपिंग, जो जैसे सेल का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा वहाँ पर, तो उसी प्रकार इसका भी कॉम्बिनेशन है। किस किस कंडीशन में कितना एक से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में ज़्यादा पूरा
बात हमको वहां पर देखना है। तत्कालिक यहां पर हमको ज्यादा कुछ देखना नहीं, यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस का परिभाषा देख लिए कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं आर से और इसका यूनिट हो गया ओम। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? तो जस्ट उसी स्टाइल में, दैट कैरेक्टर ऑफ एनी कंडक्टर by which it allows passing of electric current through that conductor is called conductance। कहता है कि वैसे कैरेक्टर किसी भी कंडक्टर का जिसके द्वारा उससे इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा उसको पास होने के लिए अलाउ कर रहा है, वो अपोज कर रहा था और ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, पास होने देना चाहिए। तो इस ढंग का जो भी वहां पर हमको कैरेक्टर यदि उसके पास प्रेजेंट है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा, इसलिए हम लोग इसको और मैथमेटिकली the reciprocal of resistance is called conductance। रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, उल्टा, मैथमेटिकली जो है उसका अपोजिट है कि रेजिस्टेंस जो भी होगा उसका अपोजिट होगा क्या, कंडक्टेंस। तो उसको हम लोग देखते हैं। That is conductance equal to 1 by resistance। रेसिस्टेंस का उल्टा, it is denoted by capital C। Therefore, capital C equal to 1 by R, or C into R equal to 1। So we find that the product of किसका किसका, कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कंडक्टेंस एंड
resistance of any conductor always becomes equal to 1। तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव में यदि डाल दे तो उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब वहाँ चॉइस रहे 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 0 समथिंग कुछ, तो वो हमको जाकर के वहाँ पर देखना है कि हमेशा क्या बोलेंगे, 1 के बराबर है। अब यूनिट, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, वन बाय यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा वही उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 by ohm, therefore unit of conductance ohm inverse, या इसी को हम लोग बोलते हैं महो, और इसका ये उल्टा हो जाता है, ओम का उल्टा, या इसी को बोलते हैं सीमेंस और एस। तो तीनों में से कोई भी यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। कंडक्टेंस का क्या क्या हो गया, ओम इनवर्स, हिंदी में कहेंगे तो प्रति ओम, या दूसरा है महो, और तीसरा है सीमेंस। ये तीनों यूनिट जो है कंडक्टेंस का है। तो ये था कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, 2 टॉपिक हम लोग अभी तक देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखते हैं। मिटा दूं इसको। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? तो इसको जानने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा फिजिक्स में थोड़ा सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस के लिए क्या जानकारी देता है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो कुछ पता चलेगा। अब हम लोग कंडक्टर 2 टाइप का देख चुके हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखे हैं, दूसरा मेटेलिक कंडक्टर देखे हैं, या उसी को हम लोग यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर एक वायर जो लेते हैं पतला तार, तो वो मेटेलिक कंडक्टर में आता है और सेल सब में जो केमिकल डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आता है। तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए अलग थोड़ा सा देखेंगे अलग से, लेकिन जनरली क्या है उसको देखें तो वो है जनरली मेटेलिक कंडक्टर के लिए, या जाकर के जो है कि हम लोग कह सकते हैं वायर कंडक्टर के लिए। कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी नो दैट, क्या जानते हैं?
तो पहला चीज जानते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। कंडक्टर यहां पर बोले तो वायर कंडक्टर, और मेटेलिक कंडक्टर की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह सकते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of that conductor. That is resistance 1 by length of wire conductor, और R is proportional to L। किसी भी तार का, जो बिजली का तार है, विद्युत का तार जो है, उसका जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात जितना अधिक लंबाई होगा रेसिस्टेंस वहां उतना अधिक लगेगा, और रेसिस्टेंस जितना अधिक लगेगा तो इलेक्ट्रिक करंट उतना कम फ्लो होगा। इसलिए आपने देखा होगा, खास करके बहुत जगह, तो हालांकि बहुत जगह तक स्थिति, गांव में भी स्थिति सुधर गई है। पहले क्या होता था कि बिजली किसी गांव में जो है, या दो गांव मिला के एक ट्रांसफार्मर होता था, या एक ही गांव में बड़ा गांव है एक ट्रांसफार्मर होता था। अब ट्रांसफार्मर में के पास जिसका घर है तो उसके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता था, और जिसका टोला के लास्ट में घर रहता था उसके यहाँ फिलामेंट सिर्फ बल्ब का जलता था। तो कारण वहां तक कहता है वोल्टेज नहीं पूर रहा है। तो वोल्टेज नहीं पूरने का मेन कारण था लेंथ। वायर का लेंथ बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था, तो करंट वहाँ कम फ्लो हो रहा है। और ट्रांसफार्मर के बगल में जैसे होता था तो वहाँ पर जाके जो है कि लेंथ कम होगा वायर का तो करंट ज़्यादा फ्लो होता था, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा मिल जाता था वहाँ पर। ऐसे भी आप रूम में जब वायरिंग वगैरह सब करते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि हाँ यहाँ पर हम बोर्ड दिए, अब बाई द हमको यहाँ पर बल्ब लगाना है तो पूरा रूम घुमा करके वायर को ला के तब यहाँ लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना कम से कम छोटा से छोटा तार लेने का प्रयास करते हैं कि वहां तक जल्द पहुंच जाए और बल्ब मेरा जल जाए। ऐसा नहीं कि वहां कोई कंजूसी हो रही, सो बात नहीं है। अंदर की बात बस वही है कि लेंथ छोटा रहेगा, रेसिस्टेंस छोटा होगा। लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए वैसे कंडीशन में ऐसा तो हम कर सकते हैं कि 50 मीटर का तार लेकर के, जहाँ 10 मीटर का तार की जरूरत है वहाँ 50 मीटर का तार लेकर के रूम में डिजाइन बना के वायरिंग करें, लेकिन उससे बेनिफिट कुछ नहीं है, लॉस ही है। क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा। इसलिए पहला लॉ यहाँ कहता है कि रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to length of wire that conductor, R is proportional to L। अब दूसरा लॉ कहता है यहां पर रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, मतलब वही वायर कंडक्टर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस, मोटाई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया। That is resistance 1 by thickness
और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का उल्टा चलेगा, अपोजिट चलेगा। तार अधिक मोटा होगा, थिकनेस अधिक होगा, तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छा फ्लो होगा। दैट इज और R is proportional to 1/A। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या मोटाई ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम, जिसका मोटाई कम, रेसिस्टेंस ज्यादा। इसलिए कभी हम लोग यदि दुकान पर जाते हैं बिजली का तार खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं? तार की मोटाई। ऊपर प्लास्टिक कोटेड का मोटाई नहीं देखते, वो तो सुरक्षा के लिए है, लेकिन अंदर जो कॉपर का वायर होता है, उस कॉपर के वायर की मोटाई देखते हैं। जितना अधिक मोटा तार होगा उतना उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो वो उतना ही हमारे सेहत के लिए लाभदायक रहेगा, अर्थात अधिक करंट फ्लो करेगा, और अधिक करंट फ्लो करेगा तो मेरा बिजली का बचत अधिक होगा। इसलिए मोटा से मोटा तार हम लोग यूज करते हैं, ताकि पतला तार का यूज करेंगे तो करंट फ्लो उतना तगड़ा होगा नहीं। तो वैसे स्थिति उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लग जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो फिर करंट फ्लो उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों नियम को देखें। पहला लेंथ को हम लोग ध्यान देंगे कि लेंथ जो है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो पहला नंबर देखे। दूसरा इसका थिकनेस या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसका जो है कि रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पर नोट में यही चीज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सेम चीज, तब दोनों नियम को मिलाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए भी वही बात है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू distance between both electrodes of cell। और दूसरा मतलब यहां पर R is proportional to L, और रेसिस्टेंस is inversely proportional to thickness of electrode। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सेल लेते हैं तो ये जाकर के जो है कि हमको जो प्लेट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अब ये जाके डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है L, ठीक है, और इसका थिकनेस है, ये जो प्लेट है, प्लेट का थिकनेस A है। तो A जितना अधिक मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ यहाँ पर हमको डिस्टेंस जितना दूरी होगा रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। इसलिए बैटरी सब में देखिएगा कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, सेल का जो चैम्बर लंबा है उसमें जस्ट दोनों प्लेट नज़दीक रहता है, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो है कि ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। और प्लेट जो है मोटा मोटा रहता है, पतला सा ऐसा नहीं कि तो तार दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। एक तार दें और एक मोटा प्लेट दें, दोनों में अंतर होगा कि प्लेट देंगे तो ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिक माने करंट फ्लो होगा,
पतला सा तार देंगे तो उसमें कम फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पर है कि प्लेट मोटा मोटा रहता है, चौड़ा रहता है, थिकनेस ज़्यादा रहता है उसका, और लेंथ जो मैंने डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट का वो काफ़ी छोटा रहता है। तो ये चीज़ को हमको दिमाग में दौड़ा कर रखना है। ये किसके लिए है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। हालांकि इसका ज़्यादा हम लोग चर्चा विशेष करते नहीं हैं, जनरल में ही कर दिए वो। अब दोनों नियम को मिलाते हैं। नाउ ऑन मिक्सिंग बोथ लॉज, तो R is proportional to L by A. Therefore, R equal to some constant rho into L by A. Therefore, rho equal to R into A by L. अब यहाँ पर रो क्या है? तो where rho equal to रेसिस्टिविटी, जो अभी जस्ट हम लोग हेडिंग दिए थे, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, इसका जो है कि हमको ये रो है उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। तो यही पर जाके अब इसका डिफिनेशन अभी नहीं देखे हैं, डिफिनेशन जस्ट देख रहे हैं तुरंत। यहाँ तत्कालिक हम लोग देख लिए कि जो दोनों लॉ है, इस दोनों लॉ को मिलाए, चाहे ऊपर वाले दोनों लॉ था उसको मिलाए, तार इज प्रोपोर्शनल टू L by A आया। प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाए तो सम कांस्टेंट रो L by A, देयरफॉर रो इक्वल टू R into A by L हो गया, जहां रो क्या है? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इसको देखते हैं हम लोग। इफ L equal to 1 cm and A equal to 1 cm square, then R equal to rho। यदि इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो R और रो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। अब यहीं से परिभाषा बनेगा, इफ इलेक्ट्रिक करंट is passed through 1 cm long and 1 cm square thick wire conductor, then its resistance is called resistivity, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, कि जो भी यहां पर जाके जो है हमको यदि 1 cm लंबा ले लें और 1 cm स्क्वायर यदि हमको मोटाई ले ले तार का, तो वैसे कंडीशन में जो भी रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग उसको क्या कहेंगे? उसका रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहेंगे। सेल में वाला भी वही होगा कि यदि हम यहां पर दोनों प्लेट के बीच की दूरी, पहले दिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमको इसका एक्स मैंने एरिया वाला लें, ठीक लें, और यहाँ बीच में हमको 1 सेंटीमीटर कर दें दूरी। 1 सेंटीमीटर दूरी और 1 cm स्क्वायर जो है इसका थिकनेस हो, तो वैसे कंडीशन में वहाँ जो भी उसका रेसिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? उसका रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे।
तो यहां पर हम लोग समझ गए रेसिस्टिविटी किसको कहे या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको कहे। नाउ रो इक्वल टू हम लोग जान गए R इंटू A बाय L। देयरफॉर यूनिट भी पूछता है सबका ऑब्जेक्टिव सब में, यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ A यूनिट ऑफ L। तो R का तो ओम हो गया, CM स्क्वायर हो गया बाय CM हो गया, तो हो गया ओम CM। या नहीं तो ओम मीटर भी ले सकते हैं, ऐसा यूनिट लेंगे तो इस प्रकार से यूनिट इसका हो गया ओम CM या ओम मीटर। यहां तक समझ गए, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये था मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या और रेसिस्टिविटी के बारे में। लिखें इसको जल्दी से। अब है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसको कहते हैं? तो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is called its specific conductance. That is a specific conductance equal to 1 by a specific resistance। उल्टा, it is denoted by kappa। इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, किसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को या कंडक्टिविटी को। देयरफॉर कप्पा विल बी इक्वल टू 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल रो, तो रो का उल्टा। देयरफॉर कप्पा इंटू रो इक्वल टू 1। That is the product of a specific resistance
and a specific conductance of any conductor always becomes इक्वल टू 1। हमेशा जो है इसका जो है गुणनफल दोनों का कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। जैसे उसमें था रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का गुणनफल 1 होता है, तो उसी प्रकार से इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर होगा। अब हम लोग इसको और आगे ले जाते हैं। चूंकि हम लोग जान रहे हैं सिंस कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो, देयरफॉर कप्पा इक्वल टू 1 बाय R इंटू A बाय L, और कप्पा 1 बाय R इंटू L बाय A। चूंकि 1 बाय R इक्वल टू होता है कैपिटल C कंडक्टेंस, देयरफॉर कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L बाय A। Here L by A equal to cell constant। इसको दर्शाते हैं G स्टार से, देयरफॉर कप्पा इक्वल टू C इंटू G स्टार। तो सेल कांस्टेंट किसको कहे, तो द रेशियो डिस्टेंस between two electrodes in a cell and thickness of cell, thickness of electrode is called सेल कांस्टेंट। तो किसी एक सेल के लिए इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे। दो प्लेट का बीच का दूरी, यदि यहाँ प्लेट है और यहाँ प्लेट है, तो ये दूरी तो फिक्स है। इसका एरिया भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ये भी फिक्स है, और एल भी क्या है, फिक्स है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब ये इधर जाके हमको प्लस से और ये इधर जोड़ दिया माइनस से। तो वैसे कंडीशन में ये बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसी भी सेल में रखते हैं तो वो फिक्स रखते हैं, और ये भी क्या होता है, हमको फिक्स रखते हैं। भले उसमें केमिकल चेंज कर दें वहाँ पर जाके, लेकिन उसका एल और ए हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा किसी भी सेल के लिए। सब आगे जो सवाल बनाएंगे तो कहीं ZnCl2 रहेगा, कहीं पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, और एक ही सवाल में दोनों है, सेम सेल है। तो सेम सेल जैसे बोले तो बस दिमाग में रखना है कि सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब यहां पर दूसरा परिभाषा इस कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस
and cell constant is called a specific conductance। मतलब सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस तरीके से भी हम परिभाषित इसको कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। अब इसका देखते हैं यूनिट। चूंकि कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, देयरफॉर यूनिट निकालना है तो यूनिट ऑफ कप्पा इक्वल टू यूनिट ऑफ L बाय यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ A, या 1/ρ भी कर सकते थे हम लोग। तो L का तो cm हो गया, इसका ओम हो गया, इसका cm स्क्वायर हो गया, तो हो गया ओम इनवर्स cm इनवर्स। CGS लेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और दूसरा यूनिट महो लेंगे पर cm। यहां भी हम लोग कह सकते हैं महो पर मीटर, और तीसरा सीमेंस S पर cm अथवा S पर मीटर। तो ये सारा यूनिट हमको दिमाग में रखना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। अब अगले दिन देखते हैं और टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक पहुँचे हैं। इसके बाद हमें इसी में कुछ थोड़ा सा और पॉइंट को देखना है, कुछ टॉपिक को, और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तब फिर कोलरास लॉ। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।